हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्लास 12th में फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन। टोटल वेटेज कितने मार्क्स का होता है बेटा? 6 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन होता है फंक्शन राइट करने का, दूसरा क्वेश्चन होता है आउटपुट का, और एक 1 मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि सारे टाइप्स के पैरामीटर पढ़ लिए थे और फंक्शन बनाना सीख गए थे। तो ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो बच्चों सबसे पहले लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है ये देख लेते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड यूज्ड इन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलो बेटा इससे हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड क्या है। In Python, global keyword allows the programmer to use a global variable in the local context। इसका क्या मतलब है? जो वेरिएबल आप आउट ऑफ द एनी फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं वो कैसा होता है? ग्लोबल। मतलब सी यहाँ पर कैसा है? ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ये कैसा है? यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ x = 5, तो ये भी कैसा हुआ? ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर होते हैं वो लोकल स्कोप रखते हैं। फंक्शन के अंदर आने वाले वेरिएबल का स्कोप कैसा होता है? लोकल। मतलब वो वेरिएबल फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। लेकिन जो वेरिएबल किसी भी फंक्शन और किसी ब्लॉक के इंडेंटेड पार्ट में नहीं होते हैं, जो इंडेंटेशन फ्री होते हैं, आपका जिनका इंडेंटेशन लेफ्ट अलाइन होता है, मतलब आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, दे आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। मतलब मेन में आने वाले सारे वेरिएबल्स कैसे होते हैं? ग्लोबल। और जो वेरिएबल फंक्शन के ऊपर भी डिफाइन किए जा रहे हैं कैसे होते हैं? ग्लोबल। ठीक है, लेकिन अगर हमको लोकल स्कोप में, ये आपके यहाँ पर स्कोप कैसा होता है? लोकल। लोकल स्कोप में अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो क्या कीवर्ड यूज करते हैं? ग्लोबल। क्लियर? अगर लोकल स्कोप में ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो वी यूज कीवर्ड ग्लोबल। यही लिखा हुआ बेटा, global keyword allows the programmer to use a global variable in the local context। ठीक है, जैसे क्लास में स्टूडेंट का स्कोप कैसा है? लोकल। ठीक है, और स्कूल में प्रिंसिपल का कैसा स्कोप है? ग्लोबल। तो वो कहीं भी किसी भी क्लास में एक्सेसिबल है, लेकिन क्लास का स्टूडेंट सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल है, वो किसी दूसरी क्लास में जाकर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन हम अगर किसी बच्चे को कोई पोजीशन देना चाहते हैं कि वो ग्लोबली मूव कर सके, तो उसके सामने हम क्या वर्ड लगा देंगे? ग्लोबल स्टूडेंट। ठीक है, अब बेटा यहाँ देख लो क्या बोल रहा है। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन बाय डिफॉल्ट लोकल। ठीक है, क्लियर बता रहा है। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज अ डिफॉल्ट लोकल। जो फंक्शन वेरिएबल के, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं कैसे होते हैं? लोकल। ठीक है, और जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्लोबल बाय डिफॉल्ट। ऑटोमेटिकली कैसे होते हैं? ग्लोबल। द ग्लोबल कीवर्ड रिटर्न इनसाइड द फंक्शन इज यूज्ड टू इट्स ग्लोबल वैल्यू। क्लियर? तो बेटा अब ये जैसे कोडिंग लिखी हुई, तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, या हम सोच सकते प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? इस लाइन से। इस लाइन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? c = 10 रख लिया उसने मेमोरी में। अब ऐड जब फंक्शन कॉल हुआ, ऐड पे गया। अब हमने यहाँ पर भी एक क्या बना रहे हैं? ग्लोबल वेरिएबल c बना रहे हैं। ठीक है, और ये वाला c कौन सा एक्सेसिबल है? जो ऑलरेडी हमारा बाहर ग्लोबल में है। तो यहाँ पर c की वैल्यू बच्चों क्या मिल जाएगी? 10 + 2। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू अब कितनी हो गई बेटा? 12 हो गई। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 12 हो गई। तो प्रिंट इनसाइड ऐड, ये वाली लाइन क्या प्रिंट कर देगी? इनसाइड ऐड क्या प्रिंट कर देगी? इनसाइड ऐड क्या प्रिंट कर देगा बेटा? 12। ठीक है, अब वो यहाँ पर आया तो c = 15। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल आपके कहीं भी एक्सेसिबल होते हैं। तो अब c की वैल्यू कितनी हो गई? 15। फंक्शन के अंदर कितनी थी? 12। फंक्शन के बाहर कितनी थी? 10। तो अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो इन मेन वैल्यू इज 15। तो ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा लोकल और ग्लोबल में बेस्ड आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमने समझ लिया है कि अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो रहा है तो उसका स्कोप कैसा होता है? ग्लोबल। और जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वो कैसा होता है? बाय डिफॉल्ट लोकल। मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी आउटसाइड ऑफ द फंक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल स्कोप देना चाहते हैं, किसी वेरिएबल को बनाना चाहते हैं, तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ग्लोबल।
अब बच्चों जैसे मैं तो बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ सकें और बहुत अच्छा एग्जाम में करें, लेकिन क्या आप भी मेरे साथ साथ मेरे सारे वीडियोस को देख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपको उसका बेनिफिट होने वाला है बेटा। जैसे कि आज देखिए मैं आपको फेस से थकी हुई लग रही होंगी क्योंकि अब तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ये मेरी आज की तीसरी वीडियो है। लेकिन मेरा टारगेट क्या है बेटा कि फंक्शन चैप्टर हर बच्चे के 6 मार्क्स स्कोर हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम के लिए अगर 10 डेज से गैप मिला तो हर बच्चे को उसका बेनिफिट होना चाहिए, उसके फुल मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम 65 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और मैं इसी टारगेट के साथ ये वीडियोस बना रही हूँ कि मेरे सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट होने वाला है और अभी जो रिजल्ट आएगा तो उसमें कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट एक्सीलेंट होगा। तो बेटा आप भी मेरे साथ साथ करें, सारे कंसेप्ट को समझें और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बेटा अब देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मार्क्स का वेटेज कैसा होता है चैप्टर वाइज और बोर्ड के पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर पे आपको फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेटा अभी मैं वो क्वेश्चन आपको रन करके भी दिखाने वाली हूँ, तो आप बने रहें मेरे चैनल पे। और उससे पहले हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी। कल के वीडियो में आपसे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं फंक्शन चैप्टर को। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन चैप्टर की बात करें बेटा तो टोटल वेटेज आपको कितने मार्क्स का दिखाई पड़ रहा है फंक्शन चैप्टर का? टोटल मार्क्स का वेटेज है आपका फंक्शन चैप्टर का, सब बच्चों को अब याद हो जाना चाहिए, 6 मार्क्स का वेटेज है। तो हम कौन से चैप्टर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं? फंक्शन चैप्टर के। आपको बोर्ड के पेपर में मैंने यहाँ पे 17 जो क्वेश्चन नंबर है 1 मार्क का होगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक नंबर का आपका 1 to 18 में क्वेश्चन होने वाला है। वो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 17 हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 32A पे होगा, वो क्या होगा? फंक्शन को डिफाइन करना, मतलब फंक्शन बनाना। ठीक है, और 29 पे आपका क्वेश्चन कौन सा होगा? आउटपुट का। ठीक है, मतलब आपको फंक्शन में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फंक्शन बनाना आना चाहिए और आउटपुट क्वेश्चन में आउटपुट क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहिए। जितना कि मैं देख पा रही हूँ आउटपुट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? ग्लोबल और लोकल पे बेस्ड है, जो कंसेप्ट जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, या नॉर्मल आउटपुट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप ग्लोबल लोकल पढ़ लें क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है फंक्शन का, इस पे बेस्ड हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल आउटपुट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले क्लास 12 CBSE 2020-23 का जो सैम्पल पेपर है उसका ही क्वेश्चन करें, क्योंकि उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में फंक्शन जो आएगी उसमें राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट, विच टेक्स अ लिस्ट एज आर्गुमेंट, विच टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली उसमें इंटीजर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेवल, अगर फंक्शन चैप्टर है, फंक्शन ऑलरेडी आसान टॉपिक है, तो उस पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मतलब लिस्ट पे बेस्ड होगा। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32A पे। ठीक है, सबसे पहले आप 1 मार्क का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 मार्क का क्वेश्चन CBSE के सैम्पल पेपर में कैसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, चलो बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख पा रहे हैं क्या पूछा है बेटा, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है इफ द आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैचेस द नंबर एंड ऑर्डर of argument as defined in the function definition, such argument are called positional argument। मतलब if the argument in function call statement, function call statement में हम जो argument देते हैं like 5 और 7, मैंने 2 argument दिए हैं function call statement में, लेकिन function बनाते टाइम में मेरा जो function है, मान लो ये function xy है और function xy बनाते टाइम में मैंने इसके वेरिएबल में क्या दिया? a और b, 2 वेरिएबल दिए हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल में उतने ही दूंगी, मतलब क्योंकि दोनों ही कैसे हैं आपके कंपलसरी हैं और कैसे आते हैं सीक्वेंशियल, 5 की वैल्यू a को मिलेगी, 7 की b को मिलेगी। तो यहाँ पर बोलना क्या जा रहा है, इफ द आर्गुमेंट इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैचेस द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन कॉल करते टाइम में जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट डेफिनेशन में दिए उतने ही नंबर होने चाहिए और उसी ऑर्डर में होने चाहिए जिस ऑर्डर में जाना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो ये कैसी हो गई बेटा? स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ठीक है,
अब बेटा रीजनिंग क्या दे रहा देखते हैं, ये तो असर्शन हो गया। रीजनिंग में क्या बोल रहा, ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल द आर्ग्यूमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेन्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब बोल रहा है ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कंटेन्स द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड फॉलोड बाय पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मतलब फंक्शन कॉल में अगर यहाँ पर दिया होता एक्स वाई ए कॉमा बी इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है वो कैसा है, आपको क्या दिख रहा है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। तो क्या बोला, ड्यूरिंग अ फंक्शन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट कंटेन्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय पोजिशनल, मतलब उसके बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कॉल करते हैं तो हम पहली जो वैल्यू दे रहे हैं वो डिफॉल्ट की होती है, उसके बाद हम जो देते हैं वो पोजिशनल की होती है। तो क्या बेटा ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स। इसका मतलब आपने अगर मेरी दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखी हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमेशा कैसी होती है, पोजिशनल, मतलब 5a को मिलेगा और 7 ही b को मिलेगा। लेकिन सेकंड में बोल रहा है कि हम जो पहली वैल्यू देते हैं वो कैसी होती है, डिफॉल्ट की होती है और फॉलोड बाय द अदर्स, ठीक है। तो बेटा इस सब क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रू, ठीक है, ए ट्रू और रीजनिंग फॉल्स। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी अगर आपने डाउनलोड की है तो आप देख सकते हैं कहाँ पे, cbseacademics.in में जाकर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है 17 पे, ठीक है। तो ये बोर्ड का एक सैम्पल पेपर तो मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे करके जाएंगे, जिससे उनको बिल्कुल प्रैक्टिस हो कि पेपर कैसा आने वाला है, क्वेश्चन कैसा आने वाला है, और वो उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं तो बोर्ड में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और मैं उससे आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ए इज, तो बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है आंसर में, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हमने जो समझा है वही आंसर सही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन दे देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया फंक्शन का 1 मार्क्स, मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 1 नंबर तो आपके पक्के हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन का क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। 32A, तो देखते हैं बेटा 32A कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है। तो बेटा 32A जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसका क्वेश्चन है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है 32A। किस पर, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल पर, ठीक है बेटा। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल पे बेस्ड आउटपुट है, तो पहले हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको ड्राई रन करना आना चाहिए। ड्राई रन मतलब कॉपी पे कैसे रन करना है, ठीक है। इसके बाद मैं अभी आपको इसको कंटिन्यू रहे हैं आप, मैं इसको भी पाइथन में एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन बेटा पहले तो आप ये सीखिए कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ बताएं कि ये पी कैसा वेरिएबल है, यहाँ पर जो पी है वो आपके अकॉर्डिंग कैसा वेरिएबल है। पी कैसा वेरिएबल है बेटा, ग्लोबल वेरिएबल है। पी इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लोकल है क्या, नहीं। अब इसको वैल्यू कितनी मिली, 5 मिल गई, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद सीधे कहाँ आ जाएगा, वो इस लाइन पे आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि फंक्शन का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होता है जब तक फंक्शन को हम कॉल नहीं करते हैं। तो यहाँ आ गया। तो ए कैसा वेरिएबल है बेटा, ए भी ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई पूछ ले 1 वर्ड क्वेश्चन में तो आपको पहचान आना चाहिए। बी भी कैसा है, ग्लोबल है। ऐसे वेरिएबल्स जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन होते हैं और मेन प्रोग्राम में होते थे, देयर स्कोप इज ग्लोबल, एंड विच आर इनसाइड द फंक्शन आर देयर स्कोप इज लोकल। और अगर लोकल स्कोप में हम कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड, क्लियर। अब बेटा सम ए कॉमा बी, तो हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू किसको मिल जाएगी, क्यू को, और बी की वैल्यू किसको मिल जाएगी, आर को। इसका मतलब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पर क्या मिल गया, क्यू को मिल गया ए की वैल्यू 10 और आर को बेटा क्या मिल गया, बी की वैल्यू दैट इज 5, ठीक है। अब ग्लोबल पी, अब हमने यहाँ पे फिर से पी नाम का ग्लोबल वेरिएबल बना लिया और उस पर क्या लिखा हुआ बेटा, p इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस q टू द पावर 2। तो बेटा q की वैल्यू कितनी है, बताओ q की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो 10 टू द पावर 2 कितना हो गया बेटा, 100 प्लस 5। तो p की वैल्यू क्या हो चुकी है, फंक्शन के अंदर चेंज हो चुकी है, कितनी हो गई, 105।
5। बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन एंड विद द स्लैश एंड न्यू लाइन कैरेक्टर, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में सेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे एंड स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं एंड आर्गुमेंट हैश, मतलब वो हैश लगाने के बाद कर्सर वहीं पर वेट करेगा, क्योंकि प्रिंट के पास दो आर्गुमेंट होते हैं, एक एंड होता है, एक एसईपी। ठीक है, एंड का क्या रूल है कि विल नॉट एंड विद द स्लैश एन। बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन होती है, तो कर्सर यहीं पर वेट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। नाउ अगेन फंक्शन रिटर्न कंट्रोल टू द मेन प्रोग्राम। अगर रिटर्न कीवर्ड नहीं भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन का कंट्रोल वापस कहाँ आता है, मेन में। अब हम यहाँ पे दोबारा सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कैसी टाइप की कॉलिंग है बेटा, नेम्ड। ये कैसी कॉलिंग है, नेम्ड, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नेम्ड। ना तो ये पोजिशनल है ना डिफॉल्ट है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नेम देकर कर रहे हैं, तो r इक्वल्स टू 5 q इक्वल्स टू 1। तो इस केस में बच्चों देखते हैं क्या होगा। तो हम इसको पहले जो हमने एग्जीक्यूशन किया था उसको रब कर लें। मुझे लगता है ये सब बच्चों को क्लियर भी हो गया है, तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन देखते हैं। अब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, यहाँ मिटाना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। क्यों कर रही हूँ मैं ये सब, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में। तो बेटा जैसे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, वीडियो बना रही हूँ, समझा रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप भी उसी तरीके से अपनी मेहनत करेंगे और आपका भी रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करती हूँ बेटा आपसे। ठीक है, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, क्वेश्चंस करें, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करें। ये सोचकर तो बिल्कुल मत रुके रहें कि अभी तो 10 डेज है, अभी तो बहुत टाइम है, हम बहुत कुछ कर लेंगे, ये सोच के मत रुके। ठीक है, तो बेटा लास्ट हमारा क्या आया था आंसर, लास्ट हमारा आंसर आया था 105 हैश, और कर्सर यहाँ पर वेट कर रहा था। ठीक है, अब जब हम इस लाइन में जाते हैं तो बेटा आर की वैल्यू क्या मिल गई, आर की वैल्यू हो चुकी है 5, और क्यू की वैल्यू बेटा क्या मिल गई 1। ठीक है, तो चलो बेटा आप देख लेते हैं क्या होने वाला है। ग्लोबल पी, ग्लोबल पी बना। ठीक है, और यहाँ पर p इक्वल्स टू आर प्लस, तो p इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, r की वैल्यू कितनी है 5, q की वैल्यू कितनी है 1, 1 टू द पावर 2, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 5, तो p की वैल्यू बेटा कितनी हो गई है 6, तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर 6 हैश, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 105 हैश 6 हैश, यही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बेटा इसको रन करके देख लेते हैं हम पाइथन में कि ये जो हमने निकाला है क्या ये सही है। आपका टाइम सेव होगा इसलिए मैंने पहले से ये कोड लिख के रखा है, ये वही कोड है जो वहां पर हमने अभी देखा था। ठीक है, तो बेटा इसको रन कर लेते हैं जल्दी से। तो वही आंसर आया 105 हैश 6 हैश, मतलब कि सही निकाला है हमने। तो अभी फिलहाल जब तक कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक आप क्या करें कि एक बार कोई भी आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको रन करके देख लें। ठीक है, कि आपने जो निकाला वो आ रहा है कि नहीं, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। क्लियर, तो चलो बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं कि फंक्शन का चैप्टर का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में वो कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो तो हम फिर चलते हैं अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 तो बेटा हमने कर लिया है, तो अब देखते हैं 32A। ठीक है, जाके मार्किंग स्कीम में देख लें कि हमको आंसर कैसे लिखने हैं, 29 का आंसर हमको कैसा लिखना है, और CBSE हमको किसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो देख लें कि कैसा आंसर लिखने पर हमको क्या नंबर मिलने वाले हैं, वो भी साथ साथ में डिस्कस कर लूँ जिससे बच्चे को पता हो कि बोर्ड एग्जाम में उसको लिखना कैसे है आंसर। ठीक है, तो ये हम आ गए बेटा 20 नंबर के क्वेश्चन पे जिसको हमने अभी 32A सॉल्व किया था ना, 32A आउटपुट क्वेश्चन 32A। चलो तो बेटा यहाँ पे क्या बता रहा है 1 मार्क्स फॉर फर्स्ट लाइन एंड 1 मार्क्स फॉर, मतलब अगर 2 पार्ट में आंसर है आपका तो 1 मार्क्स इतने पार्ट के लिए है 1 मार्क्स और बाकी इतने पार्ट के लिए 1 मार्क्स। ठीक है, मतलब अगर 105 हैश लिख के आते हैं आप बोर्ड एग्जाम में तो आपको एक ही नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा हैश
6 हैज के भी 1 नंबर है, लेकिन अगर आपने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा है 6 हैज, तो इस केस में सीबीएसई क्या करता है बेटा, अगर आपने लाइन चेंज कर दी तो आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं, मतलब लाइन चेंज के हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है, आपके आधा नंबर कट जाते हैं। तो आपको लाइन का भी ध्यान देना है। अगर आंसर ऐसा आ रहा है, जब आप बिल्कुल ऐसा ही लिख कर आएंगे तभी आपको 2 में से 2 मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा भी कोई चेंज किया, ऐसा लिख दिया है 6, 1 है छोड़ दिया, तब भी आपको 1.5 मिलने वाले हैं। क्लियर? तो बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको आंसर कैसे देना है। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन और बचा, वो भी देख लेते हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए। तेजी से मैं पढ़ा रही हूँ जिससे आपका बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट हो और आप बहुत तेजी से वीडियोस देख पाए। वीडियो जितनी लंबी होती है बच्चा उतना ही सोचता है कि उसको देखने में बहुत टाइम लग रहा है और वो उसको बढ़ा के देखने लग जाता है, तो सारे कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखें और बिल्कुल भी उसको कहीं पर स्किप मत करें। अगर स्किप करेंगे तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और बोर्ड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। जैसे अगर किसी ने बढ़ा के देखा होगा तो ये पार्ट तो छूट गया उससे कि मैम ने बताया था कि बीच में कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखें। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32A। ठीक है, देख लेते हैं 32A में क्या बता रहा है। 32A हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बचा हुआ है 29। अब 29 कैसा क्वेश्चन है बेटा, देखो 29 क्वेश्चन जो होता है फंक्शन डेफिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ें। राइट अ फंक्शन नेम दिया हुआ है तो आपको यही फंक्शन नेम देना है, केस सेंसिटिव है, आपको अपने मन से फंक्शन नेम नहीं चेंज करना है बोर्ड में। वेयर एल इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पास्ड एज आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर एल को आप क्या मान के कोडिंग करेंगे कि एल क्या है, लिस्ट है। द फंक्शन रिटर्न अनदर लिस्ट, फंक्शन रिटर्न अनदर लिस्ट मतलब उसी लिस्ट में चेंजेस करने हैं क्या बेटा, नहीं, एक नई लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसका नाम क्या कर देना है, इंडेक्स लिस्ट। अब यहाँ पे नाम भी बता रहा है कि जो नई लिस्ट क्रिएट करेंगे उसका नाम क्या होगा, इंडेक्स लिस्ट। दैट स्टोर द इंडिसेस ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स ऑफ एल। इंडेक्स इसका मतलब होता है बेटा इंडेक्स, ठीक है, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का इंडेक्स स्टोर कराना है इंडेक्स एलिमेंट में। तो हमारा फंक्शन का टास्क क्या है, हमको फंक्शन बनाना है और फंक्शन बनाने के बाद उस फंक्शन में जो हम लिस्ट पास कर रहे हैं उसमें आने वाली नॉन जीरो वैल्यूज की इंडेक्स वैल्यू एक नई फंक्शन में स्टोर करनी, एक नए वेरिएबल में स्टोर करनी है। उस वेरिएबल का नाम क्या है, इंडेक्स लिस्ट, ठीक है, और उसको रिटर्न करा देना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर ये फंक्शन हम ये वाला वैल्यू हम पास करते हैं, यूजर ये देता है एल की वैल्यू, तो नॉन जीरो में क्या है, 12 है, 4 है, तो 12 की इंडेक्स वैल्यू 0 है, 4 की 1 है, तो 0 स्टोर हो गई, 1 स्टोर हो गई। अब 11 पे की इंडेक्स वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, ठीक है, तो 3 स्टोर हो गई, इसकी 4 है, 0 वैल्यू नहीं होगी, इसकी 5 है, तो इंडेक्स वैल्यू क्या स्टोर हो गई, 0 1 3 5, क्योंकि इस पोजीशंस पे कैसी वैल्यू है, नॉन जीरो। तो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको लिस्ट में ट्राइवर्सिंग बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और क्योंकि नई लिस्ट में वैल्यू ऐड करनी है तो कौन सा लिस्ट का फंक्शन है जिससे हम किसी लिस्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दैट इज अपेंड फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिस्ट की सारे कंसेप्ट, उसके सारे फंक्शन क्लियर होने चाहिए, तभी आप फंक्शन चैप्टर कर पाएंगे, तभी आप इवन दो फाइल हैंडलिंग चैप्टर कर पाएंगे, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल। तो अगर आपने अभी तक रिवीजन 2 नहीं पढ़ा है, क्लास 11 के वीडियोस नहीं देखे हैं और नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले आप उनको पढ़ें। मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं आपको लिस्ट के फंक्शंस और लिस्ट के कंसेप्ट के वीडियोस भी अपलोड कर दूं जो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन वैसे तो आप क्लास 12 में है तो आपको 11 का कंसेप्ट क्लियर होगा, तब भी मेरी कोशिश रहेगी कि 11 का वीडियो भी अपलोड कर दूं मैं, ठीक है। चलो बेटा, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि हमको इसको सोल्यूशन लिखना कैसे है और बोर्ड इसके लिए मार्किंग कैसे करता है। क्या आप लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, क्या छोड़ देंगे आप तो मार्क्स कट जाएंगे, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको ही मार्क्स स्कोर करने हैं ना बेटा। तो देख लेते हैं हम, अब हम आ गए हैं इसके सॉल्यूशन पे और देख लेते हैं कि क्या लिखने पर मार्क्स कितने हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है, जो क्वेश्चन में आपका नाम दिया है फंक्शन का बेटा वही लिखेंगे, ठीक है, अपने मन से चेंज नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे क्या दिया था, इंडेक्स लिस्ट, क्या दिया था, इंडेक्स लिस्ट, तो बिल्कुल वही लिखा आपने, DEF इंडेक्स लिस्ट, ठीक है। अब आपको एक नई लिस्ट बनानी थी, नई लिस्ट ले लिया आपने सबसे पहले, फॉर i इन रेंज लेन ऑफ i,
आप इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई बच्चा पूछे कि मैम मैं इसकी जगह ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ क्या, फॉर आई इन एल? हाँ कर सकते हैं बेटा, क्योंकि उसी लिस्ट में हमको कोई चेंज नहीं करना है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, इसको सीधे वैल्यू मिल जाएगी, आपको तो इंडेक्स चाहिए ना, तो इंडेक्स तो इससे एक्सेस ही नहीं होती है। इस तरीके से तो डायरेक्टली एलिमेंट एक्सेस होते हैं, मतलब इसमें आई को 12 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। तो इस केस में हम अगर करेंगे तो हमको इंडेक्स वैल्यू मिलेगी ही नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही मेथड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको इंडेक्स चाहिए। अगर इंडेक्स नहीं चाहिए होती, नॉन जीरो वैल्यूज को ऐड ऑन करने होता, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस क्या बोल रहा था, नॉन जीरो वैल्यूज मतलब 12, 4, 11, 56 अगर ऐड करना होता तो हम इस मेथड से कर पा रहे होते। क्यों, फॉर आई इन एल, ठीक है, इफ आई नॉट इक्वल टू 0 इंडेक्स डॉट अपेंड आई, हम अपेंड करा देते तो ये क्वेश्चन बन जाता। लेकिन हमको इंडेक्स चाहिए तो हम इंडेक्स वैल्यू जनरेट कराएंगे फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल। अब लेन ऑफ एल में हम क्या कर रहे हैं कि जो दी हुई है लिस्ट उसकी लेंथ निकाल लेगा। मान लो आपने यही लिस्ट दी तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ले लिया तो 0 to 5 जनरेट करेगा। तो आई को क्या मिलेगी बेटा, इंडेक्स वैल्यू मिलेगी। आई को इंडेक्स वैल्यू क्या मिलेगी, 0 1 2 3 4 5। अब हम चेक करें इफ एल ऑफ आई, एलिमेंट को वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है, एल मतलब लिस्ट और आई मतलब L0 पे क्या है, L0 पे 12 है, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 0, 12 0 के बराबर नहीं है, तो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू आई है वो हम किसमें अपेंड करा दे रहे हैं, इंडेक्स लिस्ट में, ठीक है। तो यही लूप में कंटिन्यूसली होता रहेगा, पहले 12 चेक करेगा, फिर 4 चेक करेगा, फिर 0 चेक करेगा। कितनी बार ये लूप टोटल चलेगा बेटा, 6 टाइम्स चलेगा, ठीक है। और लास्ट में हम इंडेक्स लिस्ट को रिटर्न करा देना है। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है बेटा। अब आप देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट फंक्शन हेडर, मतलब अगर आप बच्चे ने ये हेडर सही लिखी है तो इसके बेटा आधा नंबर है, ठीक है। 1 मार्क्स फॉर करेक्ट लूप, अब ये जो लूप की वर्किंग है इसके लिए आपको कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर, मतलब मेन कंसेप्ट तो यही है, कंसेप्ट का 1 नंबर। 1 मार्क्स फॉर करेक्ट इफ स्टेटमेंट, अब फॉर के अंदर इफ लग रहा है ना, इसका 1 मार्क्स है, ठीक है। हाफ मार्क्स फॉर रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट का कितना है, आधा नंबर, मतलब आधा नंबर रिटर्न का है, आधा नंबर फंक्शन हेडर का है, 1 नंबर लूप का और 1 नंबर इफ का है। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तभी आपको 2 में 2 मिलेगा। अगर आपने कहीं पर कोई भी कंसेप्ट गलत किया तो आपको या तो 1 मिलने वाला है, या आधा, या फिर 1.5 नंबर मिलने वाले हैं। स्टेप मार्किंग है, इसलिए आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी एग्जाम में मत छोड़ें। आपको जो समझ में आ रहा है आप करें जरूर, अटेम्प्ट जरूर करें, कोई क्वेश्चन मत छोड़ें, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में सभी जगह स्टेप मार्किंग है, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स। तो स्टेप मार्किंग होने का बेनिफिट ये है कि आप जो भी लिख के आएंगे, अगर आपने सिर्फ हेडर भी सही लिखा है, हेडर तो 99% बच्चों का सही होगा, क्योंकि वो तो आपको सही लिखना ही है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। रिटर्न भी क्या करना है, वो भी रिटर्न के साथ वो वेरिएबल लिख दें, तो कम से कम अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 1 मार्क्स तो मिले आपको, ठीक है। मतलब अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम नंबर कैसे भी ले बस, ठीक है। तो बेटा ये मैंने फंक्शन चैप्टर में जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें, कैसे करें, करा दिया है। बस ये क्वेश्चन एक बार रन करके दिखा दूं जो हमने अभी सॉल्व किया, कि ये क्वेश्चन कैसे रन होगा, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो बेटा, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही टाइप करके रखा है जिससे आपका टाइम सेव हो, ठीक है। तो ये फंक्शन बना के रखा है। फंक्शन बनाने के बाद अगर हमको फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो कॉलिंग लिखना कंपलसरी है, लेकिन एग्जाम में राइट अ फंक्शन आता है, आप कॉलिंग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक एल में वैल्यू ले ली जिसमें कुछ नॉन जीरो वैल्यूज भी हैं। अब इसको कॉल कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि रिटर्निंग फंक्शन है, ऐसी एक इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो हमको उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट के ब्रैकेट में कॉल करेंगे। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर रिटर्निंग फंक्शन है तो या तो प्रिंट के ब्रैकेट में कॉल होता है, या वेरिएबल इक्वल्स टू करके और बाद में हम उस वेरिएबल को प्रिंट कर लें। लेकिन अगर नॉन रिटर्निंग फंक्शन है, मतलब उसके पास प्रिंट स्टेटमेंट आया है, तो डायरेक्टली कॉल कर लें। कुछ फंक्शन होते हैं जो कि न तो रिटर्निंग होते हैं और न वैल्यू प्रिंट करते हैं, टास्क परफॉर्मिंग होते हैं। तो बस आप उस फंक्शन को कॉल करने के बाद चेक करें कि आपने जो उसको लिस्ट दी थी उस लिस्ट को देखें कि क्या उसमें वैल्यू चेंज हो गई है। टास्क परफॉर्मिंग फंक्शन मोस्टली आपको किसके मिलेंगे, लिस्ट के मिलेंगे। चलो देख लेते हैं बेटा, 1 to 4 आया, तो देख लेते हैं कि हमने क्या दी थी वैल्यू जो हमारा 1 to 4 आया है। तो हमने क्या दिया था, यहाँ पर हमने दिया था 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 है, 1 इंडेक्स पे 15 है, 2 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, 3 इंडेक्स पे 0 है और 4 इंडेक्स पे 48 है। तो सही है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा ये आपको उम्मीद करती हूँ आपको फंक्शन चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है, बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चन के टाइप्स भी क्लियर हो चुके हैं।
अब आप वैरायटी क्वेश्चन करें, कोई भी सैम्पल पेपर उठाएं, क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ठीक है। और आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़ प्रॉपरली एंड डू द प्रैक्टिस बेटर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और शेयर बनता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसका पूरा बेनिफिट ले सकें।